सभी विद्या प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य बाय सूरज पर स्वागत है। आज हम आप सबकी समझ जो है साहित्य इतिहास ग्रंथ नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं। अभी तक हम लोग इसके अंतर्गत कुल 75 प्रश्न देखे हैं। आज हम लोग उसके आगे से देखेंगे। इसके अलावा इन सभी का PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर गुलाब राय हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर प्रेमचंद है। तो इस पंक्ति के जो लेखक हैं वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस पंक्ति के लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है किसको है? शिव सिंह सरोज को है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन को है, या फिर मिश्र बंधु को है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है किसको है? वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा वस्तुतः काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। यह कथन जो है किसका है? नलिन बिलोचन शर्मा का है, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो यह कथन किसका है? यह कथन जो है नलिन बिलोचन शर्मा का है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो यह कथन जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। बताइए आप लोग, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा कितनी मानी है? तो मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा जो है संमत 1890 से संमत 1925 तक माना है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। बताइए आप लोग, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर श्याम सुंदर दास जी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास से लेकर नाटक साहित्य पर भी अपनी आलोचनाएं लिखी। हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है। इनकी जो रचना हिंदी कोविद रत्नमाला है यह कवियों का संग्रह है, जबकि रूपक रहस्य यह जो है नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। प्रश्न संख्या 81 क्या है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हेमचंद हैं, या फिर कामता प्रसाद गुरु जी हैं, या फिर धीरेन्द्र वर्मा हैं, या फिर किशोरी दास वाजपेयी हैं। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक जो हैं किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृत हिंदी व्याकरण है। हेमचंद की प्रसिद्ध जो कृत है वह है शब्दानुशासन। धीरेन्द्र वर्मा की जो रचना है वह है ब्रजभाषा व्याकरण। ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? जेसुआ केटलर हैं, या फिर किशोरी दास वाजपेयी हैं, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, या फिर कामता प्रसाद गुरु हैं। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं वह है जेसुआ केटलर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जोशुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जोशुआ केटलर का जो व्याकरण ग्रंथ है वह है हिंदुस्तानी ग्रामर, जो इन्होंने जो है 1698 ईस्वी में लिखा था। इसे जो है हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ईके हैं, या फिर मैक मूलर हैं, या फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो बताइए आप लोग यह किसका ग्रंथ है? तो यह ग्रंथ जो है फ्रैंक ईके का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न इसका व्याख्या देख लेते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फ्रैंक ईके हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जो इतिहास ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब माना है? 1893 से 1918 तक माना है, या फिर 1900 से 1920 ईस्वी तक माने हैं, या फिर 1885 से 1918 तक माने हैं, या फिर 1903 से 1920 ईस्वी तक माने हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय जो है 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माने हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय जो है 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है, जबकि द्वितीय उत्थान का समय जो है 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक माना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 क्या है? यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह किसका कथन है? बताइए आप लोग, यह किसका कथन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, या फिर गारसा दत्तासी का है, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन का है, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह का है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है गारसा दत्तासी का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपथ सत्ता इन शब्दों में स्वीकार की तथा कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ठीक है, यह कथन किसका था? यह कथन जो है गारसा दत्तासी का था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया है? अभी हम पिछले क्वेश्चन बता ही चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय और द्वितीय उत्थान का समय कब से कब था। तो बताइए आप लोग, प्रथम उत्थान का समय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कब से कब माना है? तो 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है प्रथम उत्थान का समय, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वही सेम है इसमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय जो है 1868 से 1993 ईस्वी तक माना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं, या फिर नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं? बताइए आप लोग, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। अन्य लेखक एवं इतिहासकार इस प्रकार हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जो इतिहास ग्रंथ है वह है साहित्य का इतिहास दर्शन, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य और उद्भव विकास इतिहास ग्रंथ लिखा था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं।
हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? नामवर सिंह हैं, या फिर दूधनाथ सिंह हैं, या फिर सुमन राजे हैं, या फिर बच्चन सिंह हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ जो है बच्चन सिंह जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक जो है बच्चन सिंह हैं, ठीक है। जबकि नामवर सिंह का जो इतिहास ग्रंथ है वह है आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। सुमन राजे का जो इतिहास ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बच्चन सिंह का जो हिंदी इतिहास ग्रंथ है वह है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? यह जो है सुमन राजे का इतिहास ग्रंथ है। किसका है? सुमन राजे का इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? बताइए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को किस नाम से पुकारा है? वर्तमान काल के नाम से, या फिर गद्य काल के नाम से, या फिर उत्थान काल के नाम से, या फिर उपयुक्त में से किसी नाम से नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग बताइए आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से पुकारा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से पुकारा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? बताइए आप लोग, मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में, या फिर 1913 में, या फिर 1910 में, या फिर 1900 ईस्वी में? बताइए आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी तीनों भाग जो हैं 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं के अंतर्गत जो है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, इन्होंने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग जो है 1913 ईस्वी में, जबकि चतुर्थ भाग जो है 1934 ईस्वी में प्रकाशन हुआ इसका, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 क्या है? काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। बताइए आप लोग, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज है, या फिर इस्तवार दाला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी है, या फिर तजकिरा ई सूरा ई हिंदी है, या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यहाँ पर होगा, जो ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, नॉर्दर्न हिंदुस्तान यहाँ होगा। इसके लेखक जो है जॉर्ज ग्रियर्सन है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह इतिहास ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन का है। इसमें पहली बार कवियों को कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए इनकी प्रवृत्तियों को उद्घाटित भी किया गया है। यह संपूर्ण ग्रंथ जो है 11 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय एक काल का सूचक है। हर अध्याय का नामकरण भी किया गया है। इसके अलावा इसमें कुल 952 कवियों को शामिल किया गया है, जिनमें से 886 कवियों का विवरण का जो आधार है वह है शिव सिंह सरोज। इन्होंने सर्वप्रथम भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा था। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम जो है भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा था, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। बताइए आप लोग, अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं?
कबीर हैं या फिर सूरदास हैं या फिर सर्वपाद हैं या फिर विद्यापति हैं। तो अधिकांश साहित्याकारों के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वह हैं सर्वपाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सर्वपाद को अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल संकृतायन ने सर्वपाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सर्वपाद ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। सर्वपा बौद्ध धर्म के सहजयान वज्रयान के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेगन ने पुष्पदंत अथवा पुर को, जबकि गणपत चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको हिंदी का प्रथम कवि माना है? चंद्रबरदाई को माना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 क्या है? हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का किस रूप में उल्लेख किया गया है? काव्यकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, या फिर समालोचक के रूप में, या फिर इतिहासकार के रूप में? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गारसा दत्तासी को किस रूप में उल्लेख किया गया है? इतिहासकार के रूप में। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी का इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। इनके द्वारा सन 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तानी है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ इसे माना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। प्रश्न संख्या 95 क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, या फिर गारसा दत्तासी ने किया, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया, या फिर मिश्र बंधुओं ने किया? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गारसा दत्तासी ने किया था। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेचर इंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार दिया गया। किस क्रम में दिया गया है? वर्ण क्रमानुसार दिया गया है अंग्रेजी के। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य विमर्श इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर सूर्यकांत शास्त्री हैं, या फिर वियोगी हरि हैं, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं? तो बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य विमर्श इतिहास ग्रंथ किसका है? यह जो इतिहास ग्रंथ है यह किसका है? यह है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, या फिर वियोगी हरि का? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का यह इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का विमर्श। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। इसकी हम लोग व्याख्या नहीं देखी, इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श जो 1923 ईस्वी में लिखा गया था, इसके लेखक जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इनकी जो अन्य प्रसिद्ध रचना है वह है विश्व साहित्य और हिंदी कथा साहित्य, जबकि वियोगी हरि का जो रचना है वह है ब्रज माधुरी सार। कौन सा है? ब्रज माधुरी सार है। जबकि सूर्यकांत शास्त्री का जो इतिहास ग्रंथ है वह है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। इसे जो है 1930 ईस्वी में लिखा गया था। ब्रज माधुरी सार किसका है? वियोगी हरि का है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर मिश्र बंधु हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हिंदी नवरत्न के जो लेखक हैं वह है मिश्र बंधु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में इस पुस्तक को लिखा था। इस पुस्तक में निम्न कवियों को स्थान दिया गया है: तुलसीदास को, सूरदास को, महाकवि देव को, बिहारी लाल को, त्रिपाठी बंधु यानी कि भूषण और मतीराम, उसके अलावा केशवदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन 9 कवियों को स्थान दिया गया है, जिसके आधार पर इन्होंने अपने काव्य रचना को हिंदी नवरत्न नाम दिया है, 9 कवियों के आधार पर। ठीक है,
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ करना है। एक तरफ जो है इतिहासकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ जो है नामकरण दिया गया है, उसका हमें मिलान करना है। तो चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। तो बताइए आप लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इनका जो नामकरण है वह है वीर गाथा काल, आदिकाल का नाम। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल है। राहुल संकृतायन का सिद्ध सामंत काल है। मिश्र बंधुओं ने जो है प्रारंभिक काल कहा है। ठीक है, चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल संकृतायन ने सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के मतलब जो अपने इतिहास ग्रंथ लिखा हुआ है, इसमें जो है आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के अंतर्गत जो है प्रथम उत्थान का समय कब से कब माना है। तो इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए, बताइए आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रथम उत्थान का समय जो है संवत 1925 से 1950 तक माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 विक्रमी संवत की अवधि को प्रथम उत्थान काल माना है। इस काल में हरिश्चंद्र और उनके सहयोगी लेखक मंडलों द्वारा आधुनिक गद्य परंपरा का समृद्ध परिवर्तन हो चुका था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? बताइए आप लोग, साहित्य का इतिहास दर्शन जो है किसका ग्रंथ है? पिछली कुछ क्वेश्चनों में हमने बताया था कि यह किसका इतिहास ग्रंथ है। डॉक्टर नागेंद्र का है, या फिर नलिन विलोचन शर्मा का है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है। तो बताइए आप लोग, साहित्य का इतिहास दर्शन जो यह इतिहास ग्रंथ है यह किसका है? तो यह जो है नलिन विलोचन शर्मा का इतिहास ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा द्वारा लिखित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है, जबकि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी यह इतिहास ग्रंथ जो है नंदुलारे वाजपेयी जी का है। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।